हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 का साथियों क्या नाम है फिजिक्स के, तो है प्रकाश का प्रवर्तन। उसके मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से साथियों करेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है साथियों, ये हमारा फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के यानी कि प्रकाश के प्रवर्तन के पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को साथियों डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथियों। चले साथियों, देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले साथियों, हम आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है। उसके बाद आपके पास ये जितने भी पैनल पीडीएफ है वो सभी उस ग्रुप में जाता है। ठीक है साथियों, प्लस में आपको वहाँ पे इस सभी चीज़ का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इसीलिए आप सभी लोग उस ग्रुप में जुड़ जाइए साथियों। उस ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप जाके उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चले साथियों, अब देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो साथियों, सबसे फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। बताना है जो प्रकाश की किरण है वो कैसे गमन करती है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टेढ़ी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है किसी भी दिशा में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना है कि प्रकाश का जो किरण होती है ना वो कैसे गमन करती है साथियों। तो हम आपको बता दें कि प्रकाश का जो किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, सरल रेखा भी लिखा रहता है। ठीक है, कहीं कहीं सरल रेखा भी लिखा रहता है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और जो प्रकाश का चाल होता है ना, प्रकाश का चाल सबसे अधिक किसमें होता है साथियों। कोई पूछ दे प्रकाश का चाल अधिकतम किसमें होता है, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम अगर आपसे कोई प्रकाश का चाल पूछ दे तो आप क्या बताइएगा, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल साथियों सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, और प्रकाश को हम लोग विद्युत चुम्बक तरंग के नाम से जाना जाता है। प्रकाश को हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, प्रकाश अगर कोई पूछ दे कैसा तरंग है तो आप क्या कहिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश कैसा तरंग है साथियों, वो एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है साथियों, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सीधी रेखा में। ठीक है, कहीं कहीं सरल रेखा भी लिखा रहता है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बताना है कि प्रकाश का वेग जो होता है वो न्यूनतम किस में होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निर्वात में। ऑप्शन नंबर बी है जल में। ऑप्शन नंबर सी है वायु में। ऑप्शन नंबर डी है कांच में। ठीक है, बताना है कि प्रकाश का वेग जो है ना वो न्यूनतम किस में होता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि प्रकाश का वेग जो है ना वो न्यूनतम आपका निर्वात में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। ठीक है, बताना है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या चीज लगा रहता है। ठीक है साथियों, तो साथियों वो लगा रहता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अपसारी दर्पण भी इसे कहते हैं। ठीक है साथियों, अगर कोई पूछ दे कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है तो आप क्या कहिएगा, अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण भी इसे कहते हैं, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, और इसका एक और अवतल दर्पण का एक और नाम है जिसे हम लोग इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, आगे हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे ना सब्जेक्टिव का,
सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जब हम आपको कराएंगे तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। ठीक है साथियों, अभी आप क्वेश्चन बस इतना समझिए कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। वही उत्तल लेंस पूछते तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ दर्पण के ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है साथियों, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है साथियों, और समतल दर्पण का उपयोग अगर कहीं पूछ दे तो क्या क्या बताइएगा। समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, अपने चेहरे को देखने के लिए। जो आप रोजाना अपने चेहरे को देखते हैं ना जिस शीशे में, उसे हम लोग क्या समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उत्तल दर्पण जिसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। बताना है कि मोटर कार जो है उसके हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा चीज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है साथियों, तो साथियों हम आपको बताते हैं कि मोटर कार के हेडलाइट में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, हमने अभी बताया इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ये आप लगा लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बता दें कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा क्या होता है साथियों, काल्पनिक होता है। ठीक है, वो हमेशा कैसा होगा, काल्पनिक होगा। और ये जो होगा काल्पनिक तो होगा ही, लेकिन ये क्या करेगा ना, ये वस्तु का छाया हूबहू बना देता है। ठीक है, जितना हूबहू बना देता है और पीछे बनाता है वस्तु का छाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बताना है कि लेंस जो है उसकी क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डाई आफ्टर, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर सी है लॉक्स, ऑप्शन नंबर डी है एंगस्ट्रॉम। तो बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों हम आपको बता दें कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाई आफ्टर होता है। ठीक है, डाई आफ्टर होता है, इसे हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है किरण आरेख, ऑप्शन नंबर बी है फोकस, ऑप्शन नंबर सी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। ठीक है साथियों, तो हमें बताना है कि प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाता है उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं साथियों। तो साथियों उस चित्र को हम लोग कहते हैं किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है। ठीक है, बताना है कि 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर कितना होता है। ठीक है, यही बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 50 सेंटीमीटर। तो साथियों 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर साथियों जो होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है,
ये 50 सेंटीमीटर अब कैसे आया? जब हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएँगे तो वहाँ पे आप बताएँगे कि 50 सेंटीमीटर कैसे आया? लेकिन आप फिलहाल आप यहाँ ये याद रखिएगा कि 50 सेंटीमीटर होगा। जब 2D रहेगा तो वही 4D रहेगा यहाँ पे, 4D रहेगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ 4D जब रहेगा, अगर 4D रहेगा तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है साथियों? जब हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चंस कराएँगे ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएँगे, वहाँ पे आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से बताएँगे। फिजिक्स जब पढ़ाएँगे तो वहाँ पे बताएँगे आपको कि ये 2D जो है 2D क्षमता वाले लेंस का पक्षांतर 50 सेंटीमीटर वो कैसे हो गया, ठीक है साथियों? लेकिन अभी आप फिलहाल ये याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के पक्षांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है? बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस के पक्षांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो साथियों यदि किसी लेंस की क्षमता 50 सेंटीमीटर है तो उसकी ये भले पक्षांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता जो होगी वो साथियों 2 डायऑप्टर होगी। 2 डायऑप्टर होगा, ठीक है? 2 डायऑप्टर होगा और यहाँ से अब ये चीज़ देखना है कि ये लेंस कौन-सा है? तो यहाँ पे उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में हमेशा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है साथियों? उत्तल लेंस में जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है साथियों? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वही अगर अवतल लेंस उत्तल लेंस के जगह यहाँ पे उत्तल लेंस की जगह वही अगर अवतल लेंस दिया रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर सी हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे उत्तल लेंस दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। बताना है कि प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी है प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर डी है प्रकीर्णन। तो साथियों प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है साथियों? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती है, मतलब एक दूसरे के संग चलती है, किसी भी स्रोत से जब निकलती है प्रकाश की किरणें, मान लीजिए कि ये टॉर्च हो गया, ये एक टॉर्च हो गया, इससे अगर प्रकाश की किरणें निकलेगी तो हमेशा किस में निकलेगी? समूह में निकलेगी, ठीक है साथियों? हमेशा समूह में निकलेगी। उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है साथियों? उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होगी उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ठीक है? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताना है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है साथियों? तो साथियों हम आपको बता दें कि उत्तल लेंस की क्षमता हम अभी बताएं कि हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक है साथियों? प्लस में होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। यही अगर साथियों यहाँ पे अगर उत्तल लेंस ना कहकर अवतल लेंस का दिया रहता, यहाँ पे उत्तल लेंस ना कहकर अवतल लेंस अगर का दिया रहता, अवतल लेंस का दिया रहता तो उसका क्षमता क्या हो जाता साथियों? अवतल लेंस अगर का दिया रहता अवतल लेंस तो उसका क्षमता जो साथियों होगा वो ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है साथियों? उसका क्षमता जो होता है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है? देखिए यहाँ पे पूछ दिया ना कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अभी हम लोग पढ़े कि अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। बताना है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो साथियों हमने आपको पहले ही बताया था कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर वही उत्तल लेंस न रहकर दर्पण दिया रहता, अगर यहाँ पर उत्तल लेंस न लिखकर दर्पण लिखा रहता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अपसारी
दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। अगर वहीं उत्तल लेंस की जगह उत्तल दर्पण दिया दिया रहता है तो उसको उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? अपसारी दर्पण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या उत्तल लेंस दिया हुआ है, ठीक है। उत्तल लेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस, ठीक है साथियों। क्योंकि ये दर्पण के अपोजिट होता है, ठीक है, उल्टा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग उत्तल लेंस को अगर हम लोग उत्तल लेंस को सॉरी अगर हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? तो साथियों हम बोले ना कि दर्पण का अपोजिट होता है, तो अब याद कीजिए कि अवतल दर्पण को क्या कहते थे? अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते थे साथियों? अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते थे? अवतल दर अवतल दर्पण को साथियों हम लोग क्या कहते थे? अवतल दर्पण को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को हम लोग कहते थे, दर्पण को कहते थे। अगर दर्पण रहता है, वहीं दर्पण रहता है, तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं ना? अभिसारी दर्पण, ठीक है। अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? अवतल लेंस पूछ दिया है, अवतल लेंस पूछ दिया है, ठीक है। अवतल लेंस पूछ दिया है, ठीक है। तो अवतल लेंस जब पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस, ठीक है, अपसारी लेंस, ठीक है। क्योंकि ये दर्पण का अपोजिट होता है साथियों, ये दर्पण का उल्टा होता है, इसलिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अपसारी लेंस, ठीक है। तो अपसारी लेंस कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा दर्पण लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा दर्पण जो है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। देखिए, दर्पण बनाने के लिए हम तो कांच का उपयोग करेंगे ही, जल का उपयोग तो करना ही है, क्योंकि जल के बिना हम बना नहीं सकते हैं। दूसरे कांच का उपयोग दर्पण बना रहे हैं तो कांच एकदम आवश्यक है। प्लास्टिक प्लास्टिक तो साथियों अगर हम लोग दर्पण बना रहे हैं तो दर्पण में हम लोग प्लास्टिक का उपयोग थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है मिट्टी। क्या हम मिट्टी को इस्तेमाल करेंगे दर्पण बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। लेंस बनाने के लिए, सॉरी यहाँ पर लेंस बनाने के लिए पूछ रहा है, तो बताइए क्या हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे लेंस बनाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने सेंस से सोचिए कि कभी मिट्टी का इस्तेमाल हम लोग लेंस बना सकते हैं मिट्टी से? नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण क्या कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना साथियों, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। वस्तु के बराबर हमेशा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। उत्तल दर्पण, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जो होगा वो हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। वस्तु जितना बड़ा है उससे छोटा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। और अवतल दर्पण, इसमें देखिए छोटा भी बन सकता है, इसमें छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है, लेकिन छोटा और बड़ा दोनों बन सकता है। इसमें दो शर्त होता है। अगर फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु को रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं किसी वस्तु को, तभी वो उसमें छोटा बनता है, ठीक है। अन्यथा बाकी शर्तों में इसमें क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो अवतल उत्तल दर्पण होता है ना, उसमें हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है साथियों, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि किस दर्पण
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना है कि वो कौन सा दर्पण है जिससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, छोटा तो हम तो जान गए हैं कि छोटा किससे बनता है। छोटा किससे बनता है साथियों? वो बनता है हमारा उत्तल दर्पण से बनता है। ठीक है, इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा छोटा बनता है। अब दो चीज रह गई है, ये हम बताए थे, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बराबर बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा बराबर बनता है। अब ये रह गया था, इसको अभी हम बताए थे कि इसमें जो बनता है प्रतिबिंब कभी छोटा बन सकता है तो कभी बड़ा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बड़ा नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कौन सा किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, यह हमेशा नहीं कह रहा है। ठीक है, केवल पूछ रहा है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है साथियों, क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक, ऑप्शन नंबर बी है दो, ऑप्शन नंबर सी है तीन, ऑप्शन नंबर डी है चार। तो साथियों हम आपको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन का नियम जो होता है ना वो दो होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होता है। कौन कौन सा? देखिए, एक तो होता है किरण के नियम से, एक तो होता है किरण के नियम से। ठीक है, एक तो होता है किरण के नियम से। ठीक है, दूसरा आपका जो होता है वो कोण के नियम से होता है। ठीक है, दूसरा आपका कोण के नियम से होता है। ठीक है, और उस जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं ना, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन कहीं कहीं पूछ देता है, प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो क्या बताइएगा? अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ठीक है, बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अभिलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी है अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर सी है अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, जब प्रकाश की किरणें हवा से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, प्रकाश से देखिए ये आपका ये एक स्लेब हो गया, कांच का स्लेब मान लीजिए। ठीक है, ये एक प्रदीप्त क्या बोलते हैं, प्रभासी वस्तु मान लीजिए या प्रदीप्त वस्तु मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए देखिए कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, ये हवा से प्रवेश कर रही है। जब हवा में प्रवेश कर रही है, हवा में प्रवेश कर रही है साथियों, हवा में प्रवेश कर रही है, तो ये कौन सा सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम में है। ठीक है, हवा कौन सा माध्यम है? हवा विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। ठीक है, अब विरल माध्यम से ये सघन माध्यम है, यानी कि हवा कांच में कांच, ये कांच हो गया, ये कांच का स्लेब हो गया। क्या कर रहा है? कांच का स्लेब यहाँ पर पूछ रहा है ना, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो ये कांच का स्लेब हो गया मान लीजिए, इसमें प्रवेश करेगी, इसमें प्रवेश करेगी ना, तो ये अभिलंब की ओर इस तरह मुड़ जाएगी। ठीक है, ये दूर नहीं भागेगी, इस तरह मुड़ जाएगी, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। ठीक है, विरल माध्यम से ये सघन माध्यम में आ रही है, जिसके कारण ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये क्या करेगी? अभिलंब की ओर इस तरह मुड़ जाएगी। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। ठीक है, अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। ये जो आपका है ना, ये अभिलंब है। ठीक है, ये आपका अभिलंब है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। ठीक है, बताना है कि फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका अभिदृश्य कैसा होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण। ठीक है, बताना है कि फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्य होता है वो किस प्रकार का होता है साथियों। तो साथियों हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण सॉरी फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य होता है वो उत्तल लेंस का होता है। ठीक है साथियों, उत्तल लेंस को होता है जिसको हम लोग क्या करते, सॉरी उत्तल लेंस कहाँ दिया है, उत्तल लेंस यहाँ पे है। ठीक है, उत्तल लेंस को साथियों हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, हमने बताया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बताना है कि साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है प्रिज्म। तो साथियों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं या उत्तल दर्पण का करते हैं या उत्तल लेंस या प्रिज्म का, ये बताना है। ठीक है साथियों, तो हम लोग साथियों बता दें कि साइड मिरर के रूप में हम लोग जो उपयोग करते हैं वो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमने पीछे भी इसको बताया था कि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण का ही उपयोग हम लोग क्या चीज साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, फोकस बोल रहा है एफ R/2 होता है। ठीक है, तो 2F बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2F बराबर सॉरी 2F बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2F बराबर R हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी 2 गुने फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर बराबर R। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो 10 में 2 से गुना करेंगे इसलिए R बराबर है, यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 20 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, तो देखिए 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यही दे दिया रहता, अगर आपको यह पे दे दिया रहता, मान लीजिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ना देखिए, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे दिया रहता है और यही क्वेश्चन रहता है, बोलता वक्रता त्रिज्या बताइए, तो क्या बताते आप, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला ये की याद रखिएगा, एफ बराबर यानी कि फोकस बराबर, फोकस जो होता है वो त्रिज्या के आधा, मतलब त्रिज्या के आधा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आर निकालना है, क्या त्रिज्या ही ना हमको निकालना है, तो आर बराबर आप फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है, 2F होता है। ठीक है, अगर हम लोग इससे निकालेंगे तो त्रिज्या त्रिज्या गुना करके निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिज्या त्रिज्या गुना करके निकाल लेंगे तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। अब हमको आर निकालना है तो आर तो वैसा ही रहेगा, क्या टू सूत्र में ही है तो 2 तो लिख देंगे, उसके बाद एफ का मान लिख देंगे। एफ का मान यहाँ पर निकालना अभी कितना है, अभी 20 निकालना है, उस वक्त कितना निकालना था, 10 निकालना था, जो कि हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे क्या चीज निकाल दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 दूनी के 40। ठीक है, तो इस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर 20 सेंटीमीटर रहता, अगर वही 20 सेंटीमीटर रहता तो क्या हो जाता 40 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, देख लीजिए कि कैसे निकालते हैं फोकस दूरी। चलिए, अगर आपको यहाँ पे फोकस दूरी ना देकर पकड़ता त्रिज्या दे दिया रहता और बोलता फोकस दूरी निकालिए तो इसी फार्मूला पर निकलता है। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करता हूँ आप एकदम बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट साथियों हमारा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ठीक है,
बताना है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपतन कोण, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी है निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताना है कि जो निर्गत किरण है उसके और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो साथी जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। ठीक है, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, वही साथियों अगर निर्गत किरण के बीच ना देकर अगर बोल देता आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहते हैं, तो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण प्लस अभिलंब के बीच जो कोण बनता है साथियों, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वही परावर्तन को, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है प्लस में अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, अभिलंब के बीच जो कोण बनता है साथियों उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो किसका उपयोग होता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस। ठीक है, बताने की सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं साथियों। साथियों हम आपको बता दें कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो है ना उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस देखिए कहाँ है, उत्तल लेंस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यहाँ पे अभी उत्तल लेंस ना देकर कहीं कहीं अभिसारी लेंस दे दिया रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी लेंस की, किसी लेंस के द्वारा, किसी लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बताना है कि किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है अवतल, ऑप्शन नंबर सी है बाइफोकल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों हम आपको बता दें कि जिस लेंस के द्वारा जो होता है वो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं, सॉरी क्या पूछ रहा है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है साथियों, वो अवतल लेंस हो जाएगा। सॉरी ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और उत्तल लेंस में वो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है, इसमें काल्पनिक भी बनता है। देखिए इसमें काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा और प्लस में वास्तविको बनता है। ठीक है, वास्तविक भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। ठीक है साथियों, वास्तविक भी बनेगा। और बाइफोकल लेंस, ये बाइफोकल लेंस जो होता है ना वो जिसके आंख में जो होता है वो मोतिया बिंदु जो होता है उसके लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न देख लेते हैं। और शायद है नहीं, बस इतना ही। इसी के साथ साथियों आज का हमारा प्रश्न समाप्त होता है साथियों। तो साथियों हमने इस वीडियो में ये पार्ट नंबर 1 था। ठीक है साथियों, हम ये पार्ट नंबर 1 था, इसमें हम लोग कितने टोटल पार्ट नंबर 1 में साथियों टोटल हम लोग कितने 25 क्वेश्चन किए, 25 साथियों क्वेश्चन किए साथियों। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे। ठीक है साथियों, पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे, उसमें हम लोग इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, उससे पहले साथियों आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। साथियों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।